नमस्कार दर्शकों, सफरनामा के आज के अंक में मैं श्रुति डांग आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने यहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही पढ़ाई की और आज इसी विश्वविद्यालय में एक अहम ओहदे पर कार्यरत हैं। हमारे आज के मेहमान हैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर श्याम कुमार। आइए उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद सर, आपसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई और किन परिस्थितियों में आपकी शिक्षा शुरुआत हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा घरौंडा जिला करनाल से हुई है। वहाँ से मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 11वीं की कक्षा पास की है। उसके बाद दयाल सिंह कॉलेज करनाल से मैंने 1979 में ग्रेजुएशन किया और 1981 में इस विश्वविद्यालय से MSc फिज़िक्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद इसी विश्वविद्यालय से मैंने 1986 में PhD की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद से मैं लगातार अध्यापन और शोध कार्य में इस विश्वविद्यालय में लगा हुआ हूँ। आज कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जैसे कि मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस हूँ, डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हूँ, इन पदों पर रह करके विश्वविद्यालय की सेवा कर रहा हूँ। तो सर, कैसा महसूस करते हैं यहीं से पढ़ाई की और यहीं पे पहले अध्यापन और आज डीन? बहुत अच्छा लगता है जी। कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे सारी कल की बात है। कल हम पढ़ते थे, आज हम पढ़ाते हैं, सीनियर पोजीशंस पर हैं, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। जी सर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आज देश में एक ब्रांड है, तो इस ओहदे पर हैं आप डीन हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। पूरी हमारी प्रयास जारी हैं कि हम विश्वविद्यालय को हिंदुस्तान का नंबर 1 विश्वविद्यालय बनाएं। जी, तो सर क्या आपकी अपेक्षाएं हैं इस विश्वविद्यालय से? इस विश्वविद्यालय से हमारी अपेक्षाएं हैं कि हम इसको नंबर 1 बनाएं और नंबर 1 बनाने के लिए हमें टीचिंग और शोध दोनों के दोनों एरियाज़ में कार्य करने की आवश्यकता है। आज हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स जो हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं वो नंबर 1 रहें और शोध कार्य में हम देश में नंबर 1 पर आएँ। जी, तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय नंबर 1 पर आए, तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां भी रहती होंगी? चुनौतियां बहुत रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। बहुत अधिक पैसा जितना खर्चा है, सैलरीज़ का जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा करने में बहुत दिक्कत आती हैं और धीरे धीरे इस बात को भी हम कुछ कंसल्टेंसी के थ्रू, कुछ और अपने प्रयासों के थ्रू कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक रिसर्च अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में करें। शोध कार्य के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और प्रोजेक्ट्स के थ्रू शोध के लिए पैसा लेकर के आते हैं और उसके बाद A क्लास फैसिलिटीज़ के साथ हम सहयोग शोध में कार्यरत हैं। अभी कुछ दिन पहले यानी कुछ वर्ष पहले डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें लगभग 10 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया, जिसकी वजह से हम लोग एक अपने आप में अलग किस्म की फैसिलिटी आयन बीम सेंटर के नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लाए हैं और ये फैसिलिटी हमारे देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में पहली फैसिलिटी है। इस पर ना केवल हमारे स्टूडेंट्स काम करेंगे, देश के अन्य भागों से आकर के लोग अपना अपना कार्य करेंगे और इस फैसिलिटीज़ का ऑप्टिमम यूज़ करेंगे और ये हमारे बहुत काम आएगी। सर, देश के अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी आप कार्य कर रहे हैं, इस बारे में विस्तार से बताइए। देश के अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिज़िक्स है जी। वो लोग काफ़ी भूकंप से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। उसके साथ साथ वो डिफरेंट मटेरियल्स में यूरेनियम कितना होता है या टॉक्सिसिटी कितनी होती है, इस लाइन पर भी काम करते हैं जी। और भौतिकी शास्त्र विभाग में हम लोग काफ़ी रिसर्च का कार्य करते हैं। जो ये फैसिलिटी हमारे पास आई है, ये मल्टी डायमेंशनल फैसिलिटी है। इसकी हेल्प से हम ऐसे मटेरियल तैयार कर सकते हैं जिनका कि जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो रहती हैं सॉफ्ट मटेरियल्स की, और हम इन मटेरियल्स को अपने आयन बीम फैसिलिटी के साथ बहुत अधिक
उच्च लेवल तक पहुंचा सकते हैं, जी जैसे कि सॉफ्ट मटेरियल्स को हार्ड मटेरियल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जी इस तरह का शोध का कार्य हमारे यहाँ चल रहा है। जी। सर, आपने अभी आयन बीम की बात की। हाँ जी। इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। एक आयन क्या होता है, हम सभी लोग एटम के बारे में जानते हैं। जी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को अलग कर दें तो वो एक आयन बन जाता है। जी इस आयन को हम कुछ एनर्जी देते हैं। वो सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को या किसी आयन को रखते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है। इससे क्या होता है कि हम इन आयन्स को फिर डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर बम्बार्ड कर सकते हैं, और हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड हो सकते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, और हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ऐसी बना सकते हैं जो कि हमें बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम खर्चे पर हमें जो हमारे आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नए मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये मटेरियल काम आ सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहें कि हम इस फैसिलिटी से पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या बात कर सकते हैं, आज आप जानते हैं कि हमारे पास हिप जॉइंट्स की बात करते हैं, नी जॉइंट्स की बात करते हैं। इनमें पहले हम स्टील के मटेरियल्स यूज़ करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जो बहुत ही लाइट वेट के मटेरियल्स हैं, जिनमें कि मेनली पॉलीमर्स आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि उनकी हार्डनेस हमारी स्टील के बराबर हो जाए, और फिर इस तरह के मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल्स, जिनकी हार्डनिंग हम बीम के साथ कर सकते हैं, बीम के साथ कर सकते हैं, उससे हमारा नए मटेरियल्स की स्टार्टिंग होगी, और हमारे जो हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स वगैरह हैं, इन सब में एक अलग किस्म के मटेरियल्स का यूज़ करके हम इसे कर सकते हैं। तो जनता को तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। इसका बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अभी ये R&D प्रोजेक्ट है। जी R&D प्रोजेक्ट में हम जनरली बेसिक रिसर्च करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद इसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे और ये बहुत काम आएगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि इस तरह का काम और किसी ने नहीं किया है। इस तरह का काम कुछ एक जगह पे हुआ है, लेकिन वो अभी बहुत महंगा है, पहुंच से बाहर है। तो फिर जब हम इस तरह का काम करेंगे तो नेचुरली एक आम आदमी को इसकी फैसिलिटी मिलेगी जी। और नए मटेरियल्स की जनरेशन होगी। सर, आप डीन हैं, इतने बड़े ओहदे पर कार्यरत हैं, समय कैसे निकाल पाते हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं आप? समय की बात यह है कि अगर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, जी तो समय तो अपने आप ही निकल जाता है। जी मेरा शेड्यूल ये है कि मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकलता हूँ, 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपने विभाग में रहता हूँ। जी वहाँ पर क्लास लेने के बाद, रिसर्च की बातचीत करने के बाद, और प्रैक्टिकल्स लैब को देख करके जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, जी फिर यहाँ आकर के यहाँ का काम देखते हैं। और इसमें कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काम तो काम ही है, जितनी इच्छा शक्ति होगी उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं। रोज़ाना आप ये शेड्यूल निकाल पाते हाँ, हैं? जनरली लगभग जब हमारी क्लासेस चलती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, हम इतना टाइम निकालते हैं, जी क्योंकि हमारा प्राइमरी ड्यूटी जो है वो बच्चों को पढ़ाना है, शोध कार्य करना है। तो इस विश्वविद्यालय में जैसे आप कार्यरत हैं, बहुत बड़े ओहदे पर हैं, तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बहुत से बच्चे हमारे यहाँ बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं। जी आज भी हमारे बच्चों से जो हम फीस लेते हैं MSc कोर्स करवाने के लिए, वो मुश्किल से 200-250 रुपये महीना है। और हम इन बच्चों को, बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनकी बड़ी अपेक्षाएं हैं हम लोगों से कि हम उनको अच्छा पढ़ाएं, वो अच्छा बने। और हमारी भी यही रहती है कि बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करें। जी और बहुत से बच्चे बड़े अच्छे अच्छे पदों पर हमारे यहाँ से जाकर के हासिल होते हैं। तो सर, कुछ योजनाएं भी चलाते हैं आप? योजनाएं चलाते हैं कि जैसे बच्चों का अगर स्टडीज़ में कोई कमी रह जाती है, जी वो पूरा नहीं कर पाते, तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं पढ़ाने के लिए। उन बच्चों को लैब्स में उनको फालतू टाइम देते हैं, जी रिसर्च के लिए मोटिवेट करते हैं। मेरे हिसाब से जो बच्चों का मोटिवेशन है, जी ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जी उनको दूर करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होता। तो हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, उनकी कोई भी डिफ़िकल्टीज जो होती हैं, अगर वो हमारे तक रखें, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, हम उनके गार्जियंस की तरह से, उनके पेरेंट्स की तरह से उन्हें डील करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है
कि मोटिवेशन के बाद हमारे बहुत से बच्चे बहुत अच्छी पोजीशंस पर आ जाते हैं। तो चलिए सर, ये तो बात हुई परिश्रमी छात्रों की, लेकिन कुछ युवा ऐसे होते हैं जो करना तो कुछ नहीं चाहते हैं लेकिन अपेक्षा बड़ी बड़ी करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? ऐसे युवकों को हम काउंसलिंग करते हैं, ऐसे युवकों की। अब अगर आपके सवाल का मैं जवाब दूँ, हम 10 बच्चों में से 2 बच्चे या 3 बच्चे भी अगर ऐसे हैं, उनको हम कुछ प्रॉम्प्ट करके कुछ मोटिवेट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आपके पेरेंट्स किन हालात में आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। आप बच्चे कितने लकी हैं जो हरियाणा के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में, जहाँ के विभाग बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पर आकर के आपका एडमिशन हुआ है। तो आप बच्चों में कुछ ना कुछ है, टैलेंट है, लेकिन उनके टैलेंट को कैसे उभारा जाए, ये एक टीचर का कर्तव्य होता है। तो हम बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे गैर एकेडमिक हो, पर्सनालिस्टिक हो, हम सब में उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि हम आपके पेरेंट्स की तरह से हैं। कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़ती है, बच्चों की फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, और वो बच्चे आज अच्छे ऊंचे आयाम पर पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ के छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डिफेंस में नौकरी करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाकर के नौकरी करते हैं, IITs में लगे हुए हैं हमारे काफ़ी छात्र यहाँ के, NPL में काम करते हैं, और यहाँ खासकर टीचिंग में तो सारे स्टेट में सब जगह पूरा सहयोग देते हैं। एक और बात जो आज की डेट में सामने आ रही है, हमारे यहाँ खासकर साइंस डिपार्टमेंट्स में फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या बहुत अधिक हो रही है एज़ कम्पेयर टू द मेल स्टूडेंट्स। और आप देखिए कि ये हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, वो पूरी तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली चल रहा है। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लड़कियाँ भी, लड़के भी बहुत मेहनत करते हैं, और सब एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक ठाक चलता है सब। सर, एक गंभीर सवाल कह लीजिए कि कुछ वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय का जो ग्रेड था वो A था, लेकिन आज B ग्रेड पर है। नहीं, देखो ऐसा है, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज B ग्रेड नहीं है, ग्रेड हमारा A था। वो कुछ तकनीकी कारणों से हमारा एक्रीडिटेशन दोबारा नहीं हो पाया, जिसके लिए हम पूरा प्रयासरत हैं, और आपको अगले 5-6 महीने में दिखाएंगे, हम फिर A ग्रेड में आ जाएंगे। उसके लिए जो हमारी प्रशासनिक समस्या थी वो क्या थी कि आज UGC की तरफ से डायरेक्शंस हैं कि आपका कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कंसर्न बॉडी से अप्रूव्ड ना हो। हमारे 2 कोर्सेज, एक तो हमारा M.Ed का कोर्स था, एक हमारा M.Ped का कोर्स था। इन 2 कोर्सेज की एक्रीडिटेशन कंसर्न बॉडी से नहीं हो पाई थी। उसके पीछे कारण ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज 1962-63 से चल रहे हैं, जबकि NCT जो कि इसकी एफिलेटिंग बॉडी है, अप्रूविंग बॉडी है, उसका गठन इसके बहुत बाद में हुआ। अब इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन हमें पता लगा कि ये कोर्सेज भी आपके इन बॉडीज से एक्रीडिटेट होने चाहिए, तो उस प्रयास में उसमें थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लग गया है। अब लगभग वो हमारा फाइनल स्टेज पर उनकी टीम विजिट कर चुकी है। जैसे उसकी रिपोर्ट आती है और उन कोर्सेज का हमारा NCT से हो जाता है रेगुलराइजेशन, तो इमीडिएटली हम लोग NAC के लिए अप्लाई करेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। NAC के कार्य में मैं काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ हूँ, हमारी पूरी टीम है, और बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। B ग्रेड हमारी यूनिवर्सिटी का A के बाद कभी नहीं रहा है, सिर्फ ये है कि हमने एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई करना है। वो हमें लगता है कि हम सितंबर-अक्टूबर में अपना सारा क्लियर करके सिस्टम एक बड़े अच्छे तरीके से इफेक्टिव मैनर में लाएंगे और आगे बढ़ेंगे इस केस के लिए। प्रतिक्रिया क्या रही थी सर जब आपको पता चला कि ग्रेड A से B में नहीं आए हम? हमें सिर्फ ये था कि जब तक हमें उन कोर्सेज की कंसर्न बॉडी से अप्रूवल नहीं मिलती, तब तक हम NAC एक्रेडिटेशन के लिए नहीं जा सकते। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और हम बहुत जल्दी नतीजे में पहुंचने वाले हैं। उनके यहाँ अपनी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये हमारा नहीं हो पाया। हमने इसके लिए अप्लाई किया था, वहाँ की टीम आई थी, टीम विजिट कर चुकी है, सब कुछ हो चुका है हमारा, और अब बहुत जल्दी हमें सूचना मिलने वाली है। जैसे सूचना मिलती है इमीडिएटली हम एक SSR होती है, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद हमें नहीं लगता कि हम A ग्रेड से पीछे रहेंगे, हम डेफिनेटली A ग्रेड लेकर दिखाएंगे। सर, आपके जीवन में कोई ऐसा पल आया हो जिसमें आप बहुत हताश या निराश हुए हों?
हताश निराश की बात ऐसी नहीं है। मैंने एमएससी फिजिक्स करने के बाद रुड़की यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में एक डिप्लोमा कोर्स होता था, उसमें एडमिशन लिया था। वो बहुत ही एक अच्छा कोर्स था और फाइनेंशियली उस टाइम हार्डली कोई कंप्यूटर के कोर्स करते थे, बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती थी। लेकिन मैं उस कोर्स में एडमिशन लेकर के थोड़ा हताश हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा अपना सब्जेक्ट फिज़िक्स बैकग्राउंड में जा रहा है, तो मैंने उसे छोड़ कर के उस वक्त काफ़ी थोड़ा सा प्रेशर ये भी पड़ता है कि आप अच्छा कोर्स छोड़ कर कहाँ आ रहे हैं जी। मैंने पीएचडी ज्वाइन किया है और उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैं सभी अध्यापक भाइयों को सभी को ये संदेश देता हूँ कि आपको अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं। और आज की टीचर्स की क्वालिटी में मेन चीज़ क्या है कि ये टीचर शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। बच्चे आते हैं हमारे पास, मैं सभी टीचर्स को ये कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए आप ये सोच के चलिए कि कोई बच्चा आपके सामने खड़ा है, जैसे ही आपको अपना बच्चा, अपना भाई बहन बेटा बेटी सामने खड़े हैं। अगर इस व्यू में बैठ कर के हम देखेंगे तो कोई समस्या नहीं है कि हम बच्चों के लिए बच्चों को डिफ़िकल्टी आए। ये हमारा मोटिव है, हमारा मिशन है कि हम अच्छे तरीके से, अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। बच्चे बड़ा मेहनत करते हैं और अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। चलिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा बातचीत का सिलसिला। देखते रहिए फास्ट एक्सप्रेस। अब आपके शहर कुरुक्षेत्र में खुल चुका है बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल साकेत के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ और उनकी टीम द्वारा हृदय की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, परमानेंट व टेम्परेरी पेसमेकर, हार्ट अटैक, छाती में दर्द व दिल के रोगियों के लिए सीसीयू, ईसीजी, ईसीएचओ व टीएमटी की सुविधा, सांप का काटना व किसी भी तरह की जहरीली दवाई के सेवन का सफल इलाज किया जाता है। तो अगर आप भी हैं इनमें से किसी भी बीमारी के शिकार, तो अब घबराना नहीं, कहीं और जाना नहीं। पहुंचाइए अपने नजदीकी बीएस हार्ट केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। साथ ही मरीजों के लिए अब एक और राहत भरी खबर कि अब मैदानता अस्पताल गुड़गांव के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल मुनीम हर माह के पहले और तीसरे वीरवार प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक आपके लिए बीएस हार्ट केयर में मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंस सर्विस ऑल्सो अवेलेबल। हमारा पता है मोहन नगर, पिपली रोड, इजी डे के सामने, नियर जिंदल हाउस, कुरुक्षेत्र। संपर्क करें 01744 226 227, 01744 600 700। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ाते हैं बातचीत का सिलसिला। तो डॉक्टर श्याम कुमार जी, जीवन में कुछ ऐसे भी बहुत से क्षण आए होंगे या बहुत पल आए होंगे जब आप बहुत खुश रहे होंगे। हमारी खुशी हमारे विद्यार्थियों की खुशी पर निर्भर करती है जी। सिर्फ ये सोचना कि मेरे बच्चे क्या हैं, हम क्या हैं, ये अधूरी बात है। हमारा तो फ़र्ज़ यही है कि जो बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं वो कितने सेटिस्फाई हम लोगों से होते हैं। खुशी का पल तब आया, हमारे यहाँ की एक स्टूडेंट ने हमारे पास से एमएससी करने के बाद शोध के लिए एक इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च सेंटर पर, जो कि दिल्ली में है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर के नाम से, वहाँ पर एडमिशन लिया। वो बच्ची मेरे पास आई कि सर हमारा एक्सपोजर बहुत पुअर है, हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। मैंने कहा जब आपका एडमिशन हुआ तो आप वहाँ जाइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। उस बच्चे ने जब अपने पेपर्स पब्लिश किए तो वाकई में बड़े गर्व की बात थी कि बहुत ही नई किस्म का काम नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उस बच्चे ने किया और आज उस बच्चे का काफ़ी हर जगह नाम है उसके गाइड सुपरवाइज़र के साथ, और हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की पहचान बनी है वहाँ पर जी। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि अगर हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई बहुत अच्छा कार्य करता है जी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसी खुशी के पल हम शेयर करते हैं। रिसर्च की जहाँ तक बात है, जब एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है कितना सुकून मिलता है हम लोगों को अपने स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने उस पर कार्य किया है कि उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जी। तो हमारी तो सारी खुशी बच्चों की खुशी में, बच्चों की हेल्प में, बच्चों के उसमें रहती है और पूरी कोशिश, पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह से किसी किस्म की दिक्कत ना आए जी। सारी खुशी का श्रेय आपको ही जाता है। आपके इतने कर्म भावी, इतना आप करते हैं बच्चों के लिए, इतना परिश्रम करते हैं, सब आपके लिए ही है। तो सर आप ये बताइए, आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आप अपने घर के लिए समय निकाल पाते हैं? घर के लिए समय की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी। पहले फैमिली को भी ये सोचना होता है कि ये यूनिवर्सिटी के लिए नौकरी कर रहे हैं,
यूनिवर्सिटी से हम सब लोगों का रोज़ी रोटी, हमारा घर बार सब चलता है और हम जो कुछ भी हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए हैं। तो अब घर की बात यह है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना काम में सेटल हो गए हैं और सब ठीक ठाक तरीके से मैनेज हो रहा है। फैमिली से भी सहयोग मिलता है पूरा कि आप जितना ज़्यादा बच्चों के लिए कर सकें आप करें। सर कुछ घर परिवार के बारे में बताइए कि आपके बच्चे भी यहीं से पढ़े हुए हैं? बेटे ने मेरे NIT से BTech किया था जी। उसके बाद M.Tech किया सिंगापुर से और वो सप्लाई चेन मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा है, सिंगापुर में ही पोस्टेड है। बेटी ने हमारे विश्वविद्यालय के UIT से कंप्यूटर साइंस में BTech किया था, वो बेंगलोर में कोग्निजेंट कंपनी में जॉब करती है। मेरी वाइफ हैं वो हाउस वाइफ हैं और उनके हाउस वाइफ होने से मैं एक तरीके से कहूँगा कि मैं ज़्यादा टाइम निकाल सकता हूँ विश्वविद्यालय को समय देने के लिए। सर आपकी सफलता के पीछे किसका राज है, किसका हाथ है? सफलता के पीछे तो हम यही कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स थे। हम एक रूरल एरिया में ही थे, सेमी अर्बन कह सकते हो, तो उस टाइम कोई प्राइवेट स्कूल का कंसेप्ट नहीं होता था। हमारे फादर भी टीचर थे, तो थोड़ा सा ये मोटिवेशन था कि जब एक बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से हमारी पढ़ाई का ध्यान रखा, हमें पढ़ाया सबको, तो उसका श्रेय तो हम अपने पेरेंट्स को ही देंगे जिन्होंने बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमें आगे बढ़ाया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया और हम सब लोग पढ़ सके, सभी भाई बहन पढ़ सके और अच्छे मुकाम तक पहुँचने की कोशिश की है। सर इसी विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की, यहीं से आपने अध्यापन का कार्य किया, कभी सोचा था कि आप डीन जैसे ओहदे पर आएंगे? देखिए ऐसा है कि ये तो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हम सोचते थे कॉलेज के में पढ़ाने लगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। विश्वविद्यालय में आए तो ऐसा लगा क्या कभी ऐसा ये सपना हमारा पूरा हो सकता है कि हम ही यहाँ पढ़ाने लगे। उसके बाद मौका आया उसका। इन सब चीज़ों को सोच करके, पुराने वक्त को देख करके हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम डे टू डे आगे बढ़ते जाएं। और आजकल तो एक सीनियर टीचर का जो कर्तव्य होता है कि जो नए टीचर्स हैं इन सबको प्रॉम्प्ट करें, मोटिवेट करें। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं, दूर दूर से आते हैं, डेली पैसेंजर हैं, तो बस में आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, बस में नहीं मिलती, कई बार 5-7 मिनट क्लास में लेट हो जाते हैं। तो क्या हमारा ये फर्ज बनता है हम उन बच्चों को कहें कि तुम लेट आए हो, हम बड़े स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के, आप जाइए यहाँ से, लैब से क्लास से बाहर निकाल दें, लैब क्लास में एंटर ना करने दें। तो मैं तो ये भी करता हूँ कि अगर मैं कई बार बच्चों को जाकर देख लेता हूँ कि बच्चा बाहर खड़ा है, मैं पूछता हूँ भाई बाहर क्यों खड़े हो? सर लेट हो गए जी, सर गुस्सा करेंगे। मैं क्लास में खुद बच्चों को छोड़ के आता हूँ कि बेटा अगर 1 घंटे की क्लास में आप 45 मिनट भी क्लास अटेंड करते हैं, 5 मिनट लेट हो गए हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है आप लोगों की, तो आप लोगों को आना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कुलीग्स को भी मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ कि बच्चे हैं दूर से आते हैं, आप एक दिन के लिए जाकर देखिए कोई कितना मुश्किल है जी। भरी हुई भीड़ और बड़ी बसों में आना, तो वो सारा ध्यान रखते हैं बच्चों का जी। मैं इससे पहले डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रहा, तो बहुत काम किया हमारे विश्वविद्यालय में। आप तो A ग्रेड की बात करते हैं, तो प्लस A ग्रेड ला के दिखाएंगे आपको जी। हमने पिछले 5 सालों के अंदर 4000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए इस यूनिवर्सिटी से। वो सारे के सारे पेपर्स ऐसे जर्नल से पब्लिश हुए हैं जिनके इम्पैक्ट फैक्टर्स हैं, जो साइंटिफिकली डिफरेंट साइट्स पर इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हैं। 60 करोड़ के करीब रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे पास चल रहे हैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। जो मैंने डिफ़िकल्टी बताई NAAC के बारे में जी। वो छोटी सी बात वही है कि हमारे 2-3 कोर्स का एक्रेडिटेशन नहीं हो पाया था कुछ तकनीकी कारणों से, बिना हमारी किसी गलती के, लेकिन वो हमने अब ओवरकम ऑलमोस्ट कर लिया है। जैसे हमारा पूरा होता है इमीडिएटली हम NAAC के लिए जाएंगे और आपको A+ ला करके दिखाएंगे इस बार जी। बिल्कुल। तो सर आपकी अभी इस विश्वविद्यालय से कोई महत्वाकांक्षाएं भी बची हैं? विश्वविद्यालय से महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। हम इस विश्वविद्यालय के पार्ट हैं, हमें सारे सिस्टम को देख करके उसके हिसाब से चलना होता है। रादर हमारा तो ये है विश्वविद्यालय से कि हम सब लोग मिलकर के, विश्वविद्यालय क्या है बेसिकली हम ही लोग तो विश्वविद्यालय हैं सारे जी। जो विश्वविद्यालय में कार्यरत लोग हैं वही सब करते हैं। हम अपने सभी बॉडीज़ के थ्रू सरकार से यही विनती करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारी फाइनेंशियल ग्रांट और ज़्यादा बढ़ाई जाए ताकि हमारे सारे के सारे जो वैकेंट कुछ पोजीशन हमारी हैं खाली वो सारी भरी जाएं और हम A क्लास फैसिलिटी डेवलप करें, रिसर्च से रिलेटेड भी
और टीचिंग से रिलेटेड भी। जी सर, आज आप बहुत आगे हैं। आप अगर पीछे मुड़कर देखें तो क्या क्या लगता है आपको अपने जीवन में, क्या खोया क्या पाया? हमने तो पाया ही पाया है। जी हम तो पाने की बात ही करते हैं। जब कुछ पाना होता है थोड़ा बहुत कुछ खोना भी होता है। जी तो मुझे कोई ऐसी बात ध्यान में नहीं आती कि हमने कुछ खोया है। हम तो ये मान करके चलते हैं कि कहाँ एक छोटे से एरिया से निकल करके आए थे और आज हम इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। जी कितनी सैलरी हम लोगों को मिलती हैं, तो हमें तो जस्टिफाई करना चाहिए और अकॉर्डिंगली काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है, जी तो वही हम चलते हैं, कर्म करते रहते हैं। फल की इच्छा क्या होती है? फल तो अपने आप ही मिल जाता है, जी। या जितना कुछ मिल रहा है ये अपने आप में बहुत है, तो इससे ज़्यादा और क्या करना है। तो सर, जब आप अपने बचपन में थे या जब आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो भी अध्यापक थे, तब आपने अपना करियर क्या सोचा था? करियर की बात यह है कि उस टाइम जैसे आजकल भी एक फैशन सा बन गया है कि जी इंजीनियरिंग में जाएं, जी मेडिकल में जाएं। उस टाइम भी थोड़ा सा रहता था कि हम लोग बीटेक इंजीनियरिंग में जाएं, बीटेक करें, कुछ करें। लेकिन एक उस टाइम अकेला कॉलेज हमारे हरियाणा में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र वाला हमारा होता था। इसमें मुझे आज तक याद है कि 100 सीट थी हरियाणा वालों के लिए और मार्जिन पर मेरा एडमिशन रह गया था। लेकिन मुझे इस बात का कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि कई बार चीज़ ऐसे जो मन से चीज़ अच्छी लगती है वही चीज़ करनी चाहिए। जी तो मन से अच्छा ये लगता था कि फिज़िक्स में आगे बढ़ें, तो हमने फिज़िक्स को ही ऑप्ट किया। BSc MSc करने के बाद, PhD करने के बाद, और इतना मन लगता है काम करने में। कई बार इतनी एक्साइटमेंट होती है कि रात को भी अगर मन करे तो आके लैब में बैठ जाते हैं कि भाई ये काम बाकी था, इसको ऐसे अगर करके देखें तो कैसा होगा। जी उसको हम उसी तरीके से करते हैं। जी और एक सबसे बड़ी बात यह है कि सौहार्दपूर्ण एटीट्यूड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर। जी तो उसका धीरे धीरे चल रहा है सभी काम, और मेजॉरिटी लोग हमारे इस फोल्ड में हैं और जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम उसके अंदर से वो चीज़ निकाल के लाते हैं बाहर जिस चीज़ में वो सहयोग कर सके। जी सर, जिस तरह से आपका परिश्रमी स्वभाव है, जैसा आपने अभी बताया कि रात रात को भी लैब में बैठने का, काम करने का मन करता है, तो आपके परिवार वालों की कोई शिकायतें नहीं रहती आपसे कि आप... नहीं, शिकायतें नहीं रहती। परिवार वाले भी सहयोग करते हैं। जी अगर परिवार से सहयोग ना मिले तो हम इतना आगे नहीं बढ़ सकते, इतना कार्य नहीं कर सकते। जी परिवार से पूरा सहयोग मिलता है। वो भी देखते हैं कि सारा दिन लगे रहते हैं, काम करते हैं, जी। तो इनको कोई कम से कम घर में जाकर तो... किंतु ऐसे उनके साथ समय कम नहीं बिता पाते होंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो हम इस एज ग्रुप में आ गए, ज़्यादा कोई समय बिताने वाली बात नहीं होती। समय तो डिपेंड करता है कि कैसे जुगाड़ किया जाए, कैसे मैनेज, टाइम का मैनेज कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डॉक्टर श्याम कुमार जी, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को या और भी जो छात्र हैं और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस लाइन में भी काम करता है, जी उसको पहले ये सोचना चाहिए कि ये लाइन सबसे बढ़िया लाइन है। जब तक वो उसको अडोप्ट नहीं करेगा अपने प्रोफेशन को, अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम को, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो हम उसको यही बोलते हैं कि भाई पहले तो आपने जहाँ एडमिशन लिया है, आपको समझना चाहिए कि यू आर वेरी लकी कि आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है। और संदेश देते हैं कि आपको एक्सेल करने की ज़रूरत है। जितना भी हो सके आप मेहनत करें, काम करें, एक्सीलेंसी की तरफ पहुँचें, एक्सीलेंट कार्य करें, तो उससे उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर हम 10% बच्चों को भी इस तरह से मोटिवेट कर सकें तो मेरे ख्याल से अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। सर, वैसे तो यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन जब बच्चे 12वीं के बाद यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि 100% से भी अधिक बच्चे पार कर जाते हैं। 100% से भी अधिक अंक आते हैं बच्चों के, हरियाणा बोर्ड मिलाकर या कुछ भी। तो जिन बच्चों के 96%, 97% भी आते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं। देखिए, हमने जैसे हमारे साइंस डिपार्टमेंट्स हैं जी इनमें हम एडमिशन के 2 कंपोनेंट्स रखते हैं, जी एंट्रेंस टेस्ट जी प्लस एकेडमिक मेरिट। 50-50 वेटेज दोनों को देते हैं। जी इससे बच्चे ने जो कार्य किया है 3-4 साल, उसका वेटेज उसको मिल जाता है। और उसके बाद जो एंट्रेंस टेस्ट में कई बार होता है कि बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाता, तो उसको उसका जो 3 सालों से मेहनत उसका क्रेडिट मिल जाता है कुछ, और कुछ क्रेडिट बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट में जो मार्क्स देते हैं उसका मिल जाता है। जी तो ओवरऑल हमें लगता है कि ओवरऑल सारा सिस्टम ठीक ही है। लेकिन अब देखो, ये बात तो सामने आएगी, अगर नंबर ऑफ़ सीट्स लिमिटेड हैं जी और बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं,
तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए बच्चों को डिप्राइव होना पड़ेगा। उसके लिए उनको कुछ और करियर सर्च करते हैं, तो वहाँ जा सकते हो, अभी वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी दिक्कत तो आती हैं। किंतु प्रेफरेंस यही रहती है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यहाँ का बच्चों बेस्ट है। की प्रेफरेंस की जहाँ तक बात है, हमारे काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर, जी जैसे उदाहरण के तौर पर फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, जी आप चल के देखिए, रोहतक के लोकल बच्चे हमारे पास हैं, जी भिवानी के लोकल बच्चे हमारे पास हैं, जी। हिसार के लोकल बच्चे हमारे पास आते हैं, सिरसा के आते हैं। कई बार पूछते हैं, बेटा आपने वहाँ एडमिशन क्यों नहीं ले लिया? कहते नहीं सर, एडमिशन तो यहीं चाहिए था। ये और हम तो बच्चों को ये संदेश देते हैं, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल गया एक बार, तो आपको अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए। जी और तो आप बच्चे जब इतनी दूर दूर से हमारे पास कोई किसी विश्वास के साथ आते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस विश्वास पर खरे उतरें जी और बच्चों को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जी। तो सर वैसे तो आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आपके पास समय नहीं होता होगा, लेकिन कभी किसी खाली समय में कभी 2-4 मिनट आपको खाली मिल जाए तो आप कुछ ऐसा गीत गुनगुनाते होंगे या कुछ भी, सर वो हमारे साथ साझा कीजिए। एक्चुअली गीत वगैरह की कभी इच्छा नहीं हुई, जी ना गीत के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जी सुनते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, उसके बाद तो थोड़ी बाद में भूल जाते हैं, जी याद नहीं रहता ज़्यादा कुछ खास। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। जी बस थोड़ा सा जो है मनोरंजन, तो जो सबसे असली मनोरंजन होता है वो होता है कि 5-7 दोस्त मिलजुल कर बैठ जाते हैं, जी यूनिवर्सिटी के विषय पर चर्चा करते हैं। फैमिली में भी कहते हैं, घर आते हो तब भी आप यूनिवर्सिटी के विषय पर चर्चा करते हो, जी तो कोई ना कोई बात करते हैं। जी और मैंने ऐसा नहीं, मैंने काफ़ी बच्चों को, काफ़ी हमारे युवा साथियों को, अध्यापकों को अपने तरीके से मोटिवेट करके, प्रेरित करके उनके अंदर से वो चीज़ निकाली है कि जो वो कर सकते हैं, और उनको हमने उसी डायरेक्शन में लगाने की कोशिश की है, जी। ताकि हर आदमी किसी न किसी प्रकार से विश्वविद्यालय में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करे। ये तो बहुत खूब कार्य है सर आपका। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर श्याम कुमार जी। हमने इनसे बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। आशा करती हूँ मेरे साथ साथ आप भी इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो दर्शकों, आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए फास्ट एक्सप्रेस। सफर में